तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 5 टाइम्स द सिक्स्थ नंबर इफ देयर एवरेज इज 136 देन द सिक्स्थ नंबर इज। क्वेश्चन है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या है। ठीक है, छठी संख्या का मान आपको बताना है। चलिए आप 1 मिनट का समय लीजिए, 1 सेकंड का समय लीजिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से वीडियो पॉज करके और आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बात करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। मतलब 6 टोटल संख्याएं जिनमें 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ठीक है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से आप समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, यानी कि 5 संख्याओं का योग, सम ऑफ 5 नंबर्स, 5 संख्याओं का योग कैसा है बेटा। तो इन्होंने बोला छठी संख्या का 7 गुना है। तो छठी संख्या तो हमने बोल दिया छठी संख्या एक होगी कोई ना कोई, तो छठी संख्या का कितना है बेटा, ये 7 गुना है। कितना, छठी संख्या का 7 गुना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया छठी संख्या, तो छठी संख्या का ये 7 गुना है। तो कंपैरिजन करना है ना बेटा हमें, तो कंपैरिजन करने के लिए हमने छठी संख्या 1 मान ली। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7। तो ये 5 संख्याओं का योग और छठी संख्या के बीच में जो अनुपात बना वो 7:1 का बना। ठीक है, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर छठी संख्या 1 है तो बाकी जो 5 संख्याएं थी उनका योग कितना हो जाएगा, 7 हो। ठीक, ये हो गया आपका योग। अब आप बताइए अगर 5 संख्याओं का योग आपके पास 7 है, छठी संख्या आपके पास 1 है, तो टोटल योग कितना होगा। तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 8 लिख लीजिए। तो 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं बेटा कि औसत क्या होता है, कुल योग को संख्याओं से भाग दीजिए, औसत आ जाता है। तो औसत आ गया कितना, तो आप 2 से काटिए 4 बार, 2 से 3 बार, यानी कि 4/3 क्या है, ये 6 संख्याओं का औसत है। क्वेश्चन में आपको कितना दिया औसत, तो आप कहेंगे सर 136 दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये 4/3 यूनिट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 136 के बराबर, क्योंकि उन संख्याओं का औसत 136 था। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 का मल्टीप्लाई, 3 चौको 12 की 2 हासिल में 1, 3 त्रिका और 9 1 10, यानी कि 102। पूछा क्या गया था, तो छठी संख्या का मान क्या है। हमने क्या मानी थी बेटा, छठी संख्या 1 यूनिट मानी थी कि नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 102। यही तो आपका बेटा आंसर है। तो 102 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो आपने दिमाग में कैलकुलेट किया कि छठी संख्या 1 है, 5 संख्याओं का योग 7 है। तो अगर 5 संख्याओं का योग 7 है, छठी संख्या 1 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना, तो आपने कहा 8 है। उनका औसत क्या होगा, तो 8 को आप 6 से भाग दे दीजिए, तो 4/3 औसत आ गया। औसत आपको कितना दिया था, 136, तो 4/3 की वैल्यू 136 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 102 के बराबर, और 1 यूनिट हमने क्या मानी थी, छठी संख्या, वही आपसे पूछी गई है। तो आपका आंसर 102 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बेटा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द बेस रेडी ऑफ 2 cylinders are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 4:9, then the ratio of their respective volume is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का संगत अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा इसके लिए आप फॉर्मूला भी याद कर लें कि बेलन का आयतन होता क्या है। तो अगर हम बेलन यानी कि सिलेंडर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन होता है, तो आप कहेंगे सर πr²h। लेकिन आपके पास क्या है, 2 बेलन है,
उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, उनकी ऊंचाइयाँ भी अलग अलग होंगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 बेलन के लिए। हमने पहला बेलन माना जिसका आयतन कितना है, तो इसका आयतन आप लिख लीजिए। तो आप कहेंगे सर पाई r1 त्रिज्या होगी उसकी, r1 स्क्वायर h1। दूसरा बेलन जो माना उसका आयतन क्या है, तो आप कहेंगे सर उसकी त्रिज्या r2 मान लीजिए। तो पाई r2 स्क्वायर, उसकी ऊंचाई को h2 मान लीजिए, h2 होगी, h2 स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, यानी कि फाइनली आपको निकालना क्या है। तो आप कहेंगे सर पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर h2 आपको निकालना है। क्या निकालना है, पाई r2 स्क्वायर h2 आपको निकालना है, ठीक। अभी हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे करना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, आपको क्या करना है r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2। अब आप देखिए पहले बेलन की त्रिज्या और दूसरे बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर r1 अनुपात r2, ये आपको कितना दिया, 3:4 दिया। h1 अनुपात h2, ये आपको कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 4:9 दिया, ठीक है। तो आप बस वैल्यू रख दीजिए, r1 की वैल्यू 3, r2 की वैल्यू 4, h1 की वैल्यू 4 और h2 की वैल्यू 9, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा यही तो पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। आपको पता है आयतन में पाई कॉमन आएगा, वो कट जाएगा। तो यानी कि आयतन बन किससे रहा है, त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल से आयतन बन रहा है। ये चीज ध्यान रखना जो बात हमने बोली, इसी से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल से क्या बन रहा है बेटा, आयतन बन रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए r1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर, h1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 4, r2 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 का स्क्वायर और h2 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 9। देखिए ये 9 से 9 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 4। तो 1:4 का अनुपात बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया, 1:4 आपका आंसर हो गया, ठीक। ये तो हमने सारी चीज़ें समझ ली कि भाई जो बेलन का आयतन होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। अगर 2 बेलन आपके पास दिए हैं तो हमने उनकी त्रिज्याएं r1 r2 मान ली, उनकी ऊंचाई को h1 h2 मान लिया। r1 अनुपात r2 हमारे पास दिया था, h1 अनुपात h2 हमारे पास दिया था। अब हमने उनके बेलन के जो आयतन थे उनका अनुपात निकाला, तो r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2 आया, ये वैल्यू रख दी तो 1:4 आंसर आ गया। अब पेपर में डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ देखिए, आप पेपर के हिसाब से चीज़ों को समझिए कि इन्होंने त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 3:4 दिया, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 4:9 दिया, ये 4:9 है। ये कितना दिया बेटा, ये आपको 4:9 दिया है, तो ये 4:9 लिख देना है आपको, ठीक। अब आपको पता है कि जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल से बन रहा है आयतन। पाई तो पाई कट जाएगा क्योंकि अनुपात बना रहे हैं, तो पाई तो कॉमन है, कांस्टेंट टर्म में कट जाएगा, उसका तो कोई महत्व भी नहीं है। अब उसका बेटा जब कोई महत्व नहीं है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर इंटू ये, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 4, इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 9, ये आपको कर देना है और अनुपात बना देना है। ये त्रिज्या थी बेटा और ये क्या ऊंचाई है, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, ये ऊंचाई का अनुपात है। तो त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई, त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई। अब आपने देखा बेटा कि 4 की पावर 4 से कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, ऊपर 1 और नीचे कितना बचा 4। तो इतने से में आपका आंसर, बल्कि मौखिक कर लेंगे। आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता होगा, आपके लिए तो छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपसे कह रहा है, ए ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर in 36 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज किलोमीटर पर आवर। आपको बतानी है क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबर एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है तो उस स्थिति में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों की, मतलब अपनी मीन्स ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर दूरी कितनी बढ़ गई जिसके कारण ये समय ज़्यादा लग रहा। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो ट्रेन ने अपनी लंबाई तय की थी 12 सेकंड में, लेकिन जब उसने पुल को तय किया तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई की योग के बराबर दूरी तय की। मतलब यहाँ पर पुल की लंबाई जो बढ़ गई
उसके वजह से उसको कितना समय लगा, 36 सेकंड का समय लगा। जबकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि 170 मीटर लंबे पुल को, यानी कि पुल की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसको 12 से 36 सेकंड का समय ज़्यादा लगा। तो आप ये कह सकते हैं 24 सेकंड ज़्यादा क्यों लग रहे हैं क्योंकि उसने 170 मीटर की दूरी ज़्यादा तय की। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 24 सेकंड में ट्रेन कितना जाती है, 170 मीटर की दूरी जाती है। तो देखिए जब ट्रेन किसको पार कर रही थी, 12 सेकंड में पार करें तो खंबे को पार कर रही थी, तो ये खंबा हो गया भाई, ठीक है। तो ये कितना समय ले रही थी, वो आप कहेंगे सर 12 सेकंड, लेकिन यहाँ 36 सेकंड का समय लगा उसको। कितने का समय लगा, तो आप कहेंगे सर 36 सेकंड का समय लगा। ये जो 36 सेकंड का बेटा इसको समय लगा, क्यों लगा, तो आप कहेंगे सर ट्रेन ने किसको पार किया यहाँ पर, तो आप कहेंगे 36 सेकंड में इसने 170 मीटर लंबे पुल को पार किया। और प्लस यहाँ पर जब खंबे को पार कर रही थी तो ट्रेन की लंबाई तो इसमें इंक्लूड थी, और यहाँ भी ट्रेन की लंबाई इंक्लूड थी, ठीक है नहीं। तो अब आप बताइए 170 मीटर जाने में ट्रेन को कितना समय लगता है, तो इनका जो समय का डिफरेंस है वो, मतलब आप कहेंगे सर 24 सेकंड। तो 24 सेकंड में ट्रेन कितना जाती है, 170 मीटर जाती है, ठीक है ना। तो अब 170 मीटर जाती है तो आप कहेंगे 1 सेकंड में कितना जाती है, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी तो चाल होती है। तो चाल कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर 170 को 24 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल होती है। लेकिन ये जो चाल आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी, आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से 3 बार, 6 से 8 बार, 5 से 5 थी 15, 5 चौको 20, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 थी 12 की 2 हाथ से लेक, 3 त्रिका 9 और 1 10, 108 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से भाग लगाइए, आप कहेंगे सर 8 एकम 8, कितना हो गया, 8 एकम 8, ठीक। अब कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 2, 8 दूनी 16, तो 2 दशमलव भी तो समथिंग आ ही नहीं रहा है, क्या बात है। 24 सेकंड आ रहा है, 12 और 6 36, 24। चलिए एक बार और कैलकुलेशन देख लीजिए, कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 18/5 से 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में इसको बदलना चाह रहे हैं। 170 मीटर कितने 24 सेकंड में जा रही है, 36 सेकंड 12 सेकंड दिए तो 24 सेकंड का डिफरेंस है। 18/5 किए तो 6 थी 18, 6 चौको 24 होता है बेटा, 8 बार कर दिए, भावनाओं में बह गए आपकी। चलिए 6 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 24, 4 बार हो जाएगा ये, ठीक। अब आप देख लीजिए 5 से वो 34 बार कटा है। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 4 थी 12 की 2 हाथ से लेकर 3 त्रिका 9 और 1 10, बटे में कितना 4। अब आप काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा तो 22, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा तो 20, 4 पंचे 20, तो 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखना कि जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो उस स्थिति में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जबकि एक पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अब आपको पता है कि वहाँ 12 सेकंड ले रही थी, मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाने में 12 सेकंड का समय ले रही थी, लेकिन जब उसने पुल प्लस अपनी लंबाई दोनों की योग के बराबर दूरी तय की तो उसको 36 सेकंड का समय लगा। तो 24 सेकंड क्यों ज़्यादा लगे, क्योंकि उसने 170 मीटर की दूरी ज़्यादा तय की। तो हम कह सकते हैं कि 24 सेकंड में ट्रेन 170 मीटर की दूरी तय करती है। तो फिर 1 सेकंड में कितना करेगी, तो 170/24, तो इसको ये मीटर पर सेकंड में आता तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, had he sold it for 332 more he would have made a profit of 20%. what is the original selling price of the article? क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता, ठीक है। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है। देखिए सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए। भाई क्रय मूल्य दिया है क्या आपके पास, क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है तो लाभ और हानि की गणना कैसे करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या बोला कि भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अब अगर आप इस वस्तु को कितने में बेच रहे हैं बेटा, तो ये बोल रहे हैं कि 10% के लॉस पर बेच रहे हैं, 10% के हानि पर अगर बेच रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन बता रहा है लॉस, ठीक है।
10% की हानि पर अगर बेचता है तो मतलब 100 वाली चीज़ को कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे सर 90 रुपये में। 100 वाली चीज़ को कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे सर 90 रुपये में। लेकिन यदि इसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा तो इसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो 20% का लाभ मतलब यहाँ पर आप 20% का लाभ निकाल लीजिए 100 पर, यहाँ पर प्लस निकाल लीजिए। तो 100 वाली चीज़ को कितने में बेचा, 120 में। मतलब अगर 90 से 120 में बेच रहा है तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर 90 से अगर 120 में बेच रहा है तो यहाँ पर 30 यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है। जबकि इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि पहले जितने में बेच रहा था उस पर 10% की हानि हो रही थी, लेकिन जैसे ही इसने इसका विक्रय मूल्य 332 रुपये बढ़ा दिया तो इसको 20% का लाभ हो गया। तो हमने बोला कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है, अब 100 यूनिट है तो 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 90 में बेचा। और 20% के लाभ कब होता है, जब 320 अधिक में बेचते हैं। तो 20% का लाभ मतलब 100 यूनिट वाली चीज़ को 132 में बेच रहे हैं। तो 90 से 120 में बेच रहे हैं, तो हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेच रहे हैं, तो आपने कहा 30 यूनिट अधिक में बेच रहे हैं। तो 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 30 यूनिट की वैल्यू 332 के बराबर। ठीक है, अब देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से दूसरे तरीके की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्होंने बोला यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा तो 20% का लाभ हुआ। आरंभिक विक्रय मूल्य बताएं, बताइए आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। ये दोनों चीजें क्या है, विक्रय मूल्य ना, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 90। अब आपको 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, 30 यूनिट की वैल्यू है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 90। 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 9 और 9, यानी कि 996 रुपये। ये आपका क्या है, आरंभिक विक्रय मूल्य है। किस ऑप्शन में दिया है 996, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया है। किसमें दिया है, ऑप्शन डी में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य पूछ लेते तो क्या करते, तो आप करते पहले 1 यूनिट की वैल्यू 30 से भाग देते और 100 यूनिट की वैल्यू निकालते। ऐसे कर सकते थे, या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। कैसे कि भाई 332 रुपये में यदि आप बेच रहे हैं इसको अधिक में, तो जो आपका 10% का हानि थी वो 20% के लाभ में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 10% की हानि तो हमारी कवर हुई, प्लस हमें 20% का लाभ भी हो गया। कब, जब हमने 332 रुपये ज़्यादा उसका प्राइस किया। कितना, 332। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के क्रय मूल्य का 30% किसके बराबर, 332 के बराबर। तो यहाँ से 1% 100% निकाल सकते हैं। और 10% हानि की वैल्यू पूछ रहे थे तो आप यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90% की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मौखिक रूप से करेंगे, ये पूरा ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा क्या है। A, B, C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. ठीक है, B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A, B और C अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है और वर्क निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वर्क तो निकालते हैं जो हमारे पास डेज दिए हैं उनका एलसीएम लेकर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अगर बात करें ए, बी और सी की, कितने कितने दिनों में ये इस काम को करते हैं बेटा अलग अलग। तो आप कहेंगे सर ए तो करता है 24 दिन में, ठीक है, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तो सबसे ज़्यादा आलसी कौन, तो आप कहेंगे सर सी, है ना। सबसे ज़्यादा आलसी सी नहीं, तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा आलसी ए है, क्योंकि जो दिन ज़्यादा ले रहा है उसकी इफिशियंसी कैसी है, कम है। और सबसे ज़्यादा मेहनती कौन, तो आप कहेंगे सर सी, क्योंकि ये दिन कम ले रहा है तो इसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता क्या है, कार्य करने की ज़्यादा है। अब क्षमता कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम एलसीएम लेकर क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो 24, 15 और 12 का एलसीएम 120 आएगा। तो वर्क यानी कि कार्य निकल आया 120 यूनिट का। अब 120 यूनिट बेटा जो हमारे पास कार्य आ गया, अब इस कार्य में आप देखिए 24 दिन में ए करता है 120 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर एक दिन में करेगा 5 यूनिट। बी करता है 15 दिन में 120 यूनिट, 15 8 120, ये करेगा एक दिन में 8 यूनिट। सी करता है 12 दिन में 120, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट। इन्होंने बोला कि बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। तो मतलब क्या है,
तो मतलब ये है कि भाई बी और सी की साथ में क्षमता देख लीजिए कितनी है, 8 प्लस कितनी, तो आप कहेंगे सर 10, 8 प्लस 10 यानी कि 18, यानी कि बी और सी मिलकर कितना काम कर लेते हैं बेटा एक दिन में, तो आप कहेंगे सर 18 यूनिट। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे सर 3 दिन, यानी कि इन्होंने 54 यूनिट का काम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि शेष कार्य कितना है। भाई अगर 120 में से बेटा 54 हो गया, 120 यूनिट कार्य में से 54 यूनिट हो गया, तो बचा हुआ कार्य कितना है, तो आप माइनस कर दीजिए। 10 में से 4 गया तो आप कहेंगे सर 6, 12 में से 6 गया तो आप कहेंगे 6, यानी कि 66 यूनिट का कार्य बचा है। अब ये किससे करवाना है आपको, तो आप कहेंगे सर ये कार्य तो हमें ए से करवाना है। ए करता कितना है एक दिन में, तो आप कहेंगे सर 5 करता है, तो 66 करने में कितना दिन लेगा, तो दिन कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर ए से दिन निकलवाने हैं कि ए कितने दिन में करेगा, तो जो शेष कार्य है उसको उसकी क्षमता से भाग दे दीजिए। किसकी क्षमता से, उसकी मतलब ए की क्षमता से, क्योंकि ए से कार्य करवाना है। तो आप कहेंगे सर 12 पंचे 60, तो ये तो 11 पंचे 55, यानी कि कितने बार कट रहा, 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दिया 15, तो फिर कितना बचेगा 1, यानी कि 13 सही 1/5 दिन में ए क्या कर लेगा बेटा, उस काम को कर लेगा। अगर आपसे पूछा जाए किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 13 सही 1/5, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इस प्रकार आपका आंसर हो गया। सिंपल है, टाइम एंड वर्क में हमेशा फोकस रखना आप किस चीज़ पर, कार्य कैसे निकालें और एफिशिएंसी कैसे। तो कार्य निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपको डेज दिए हैं उनका आप एलसीएम ले लीजिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जिस जिस व्यक्ति के आपको दिन दिए हैं टोटल वर्क को उनके दिनों से भाग दे दीजिए, तो आपको एफिशिएंसी आ जाएगी। क्योंकि एफिशिएंसी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आपसे कह रहा है 4300 बिकम्स 4644, यानी कि 4300 बिकम्स 4644 इन 2 years at simple interest at a certain rate %. Find the principal amount that will become 10,104 in 5 years at the same rate of interest. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत से 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज कि इसी दर से 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसी दर से बात कर रहे तो पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी, और केस साधारण ब्याज का है। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। तो किस तरीके से बनाएंगे बेटा आप, तो यहाँ पर आपको मूलधन दिया था पहले, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया था कितना, 4300 रुपये। तो आप कहेंगे सर मूलधन कितना दिया, तो 4300 रुपये दिया, 4300। अच्छा, ये मिश्रधन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कहेंगे सर ये अमाउंट 4644 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कितने साल में कन्वर्ट होता है, तो आप कहेंगे सर 2 साल में। तो ये जो ड्यूरेशन था यहाँ से यहाँ तक जाने का वो कितना है, 2 साल। 4300 को 4644 बनने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 2 साल। साधारण ब्याज है, तो आप देख लीजिए कि 2 साल का ब्याज कितना है। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट आएगा यानी कि ब्याज आएगा, वो ब्याज हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए 4644 में से किसको माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 4300 माइनस कर दीजिए। तो माइनस किया तो आप कहेंगे सर 4 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 334 रुपये का आपको 2 साल में ब्याज मिला। 1 साल का ब्याज कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 334 का आधा कर दीजिए, 334 नहीं 344 का आधा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 172, यानी कि 172 क्या है बेटा, आपका 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज क्यों निकाला, क्योंकि आपको बताया हम फॉर्मूला नहीं लगाते, हम किस तरीके से करते हैं, हम करते हैं भाई 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इनको 100 से। तो उससे क्या निकल आएगी, दर। अगर आपके पास 1 साल का ब्याज है और आपके पास मूलधन है तो आप दर निकाल सकते हैं। तो दर निकाल लीजिए बेटा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे दर, तो देखिए आपको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज 172, मूलधन कितना, तो आप कहेंगे सर 4300 इंटू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बताइए कितने बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, 4 चौको 16, 172 बिल्कुल कट रहा है। तो यानी कि ब्याज की दर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4% है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट ये है भाई कि कौन सी धनराशि, वो मूलधन आपको बताना है, जो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है,
10,104 रुपये हो जाती है, लेकिन किस दर से? 4% की दर से। ठीक है, 4% की दर से। तो बताइए अगर 1 साल की दर 4% है तो साधारण ब्याज में 5 साल की टोटल ब्याज कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 20%। तो अगर 20% ब्याज बनेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल अगर 100 रुपये हमारा मूलधन था तो 120%, 100% अगर मूलधन था तो 120% क्या होगा? मिश्रधन होगा 5 साल का, क्योंकि 1 साल का ब्याज 4%, 5 साल का 20%। तो मूलधन अगर हमने 100 एज्यूम कर लिया दिमाग में अपने, तो 120 क्या हो जाएगा? मिश्रधन। तो 120 की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 10,104 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 10,104 बटे 120 के बराबर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आप कहेंगे सर 100% की। तो देखिए ये किससे कट जाएगा? तो 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार। ठीक है, 25 से कट रहा है। देखिए 25 से 4 बार, 25 से 5 बार नहीं कट रहा है। 25 से तो 5 125 होता है। तो किसी और संख्या से काट दीजिए बेटा इसको। 100 बटे 120, 5 बटे 6 होता है ना, कट तो रहा है। 5 मतलब 20 से कट रहा है, तो 20 से काटिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 बटे 6 हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? तो 5 ये आ जाएगा और बटे में कितना? 6। ये कितना हो जाएगा? 5 और बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे बटे मीन्स ये 6। अब 6 से इसको काट दीजिए, तो 6 कम 6, 4 बचेगा तो 41, 6 चिंग 36, 5 बचेगा तो 50, 6 8 48, 2 बचेगा 6 चौको 24, इंटू क्या कर दीजिए 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 की 2 हासिल में 4, 6 पंच 30, 4 34 की 4 हासिल में 3 और 5 एकम 5 3 8, यानी कि 8,420 रुपये की वो धनराशि है जो 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 10,104 रुपये हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया आपको? 8,420। तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात?